मातरम, स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में लाटेस्ट आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बाल विकास की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है आपको। तो डेली जो सीरीज है ज्वाइन करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है और इस बार 101% एग्जाम को फतेह करना है। 90+ स्कोर सभी को चाहिए क्वालिफाइड करने के लिए, तो बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए अभी से। और इस 30 क्वेश्चन में जो है आपके नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर है ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। साथ ही साथ प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस उस लेवल के प्रश्न भी किए जा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। अगला प्रश्न है, बच्चे का जन्म कितने चरणों में विभाजित होता है। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था कि बच्चे का जन्म जो है वह कितने चरणों में विभाजित है। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण पर। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बच्चे का जन्म कितने चरणों में विभाजित होता है। 3 चरणों में होता है। वह 3 चरण आपके कौन कौन से हैं। तो मानव शिशु की समान प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना और फैलना, ये पहला स्टेज होता है। गर्भाशय ग्रीवा होता छोटा होता, उसके बाद वह फैलता है। फिर सेकंड स्टेज होता है शिशु का बाहर निकलना और शिशु का जन्म और गर्भनाल का बाहर निकलना। 3 प्रक्रिया होती है। तो ग्रीवा का बड़ा होना, शिशु का बाहर निकलना, जन्म होना, फिर गर्भनाल का बाहर निकलना। 3 प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी को फीडबैक करना है, अच्छे तरीके से समझना है। अगला प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे में सभी शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार गारंटी देता है। 42, 8, 22, 58। जी हाँ, जो गिरफ्तार व्यक्ति हो जाते हैं उनको भी मौलिक अधिकार गारंटी देता है। वह अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद ऐसा 22 है जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनको भी मौलिक अधिकार देते हैं व्यक्ति को। तो अनुच्छेद 22 जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि खुदा ना खासा काम आने वाला है। तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके विद्यालय में खेलकूद आयोजित किया गया है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग शिक्षक बनेंगे, तो खेल कूद अगर आयोजन किया जा रहा है तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। क्या आपके विद्यालय में खेल कूद हो रहा है, केवल ये दिया गया है। तो जब खेल कूद शुरू होगा तब विद्यालय जाएंगे। आप सिर्फ अपने पसंद का गेम देखने विद्यालय जाएंगे। आप छात्रों को प्रोत्साहन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, ये हो सकता है थर्ड ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ कह रहा है कि आप विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्या होना, सभी लोग बताइए। आपके विद्यालय में खेलकूद आयोजित हो रहा है। अब यहाँ पे नहीं, ये तो नहीं दिया गया कि आपके बच्चे खेल रहे हैं, आपके विद्यालय में हो रहा है। पहले अक्सर होता था विद्यालय में ग्राउंड है तो बाहर कुछ स्पोर्ट गेम होता है। तो एक शिक्षक के रूप में पेडागोजी में बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपके विद्यालय में खेल कूद आयोजित किया जा रहा है तो शिक्षक के रूप में अगर आपको क्या है, आप विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि कोई शिक्षण कार्य नहीं होगा। शिक्षक आप किस लिए, शिक्षण कार्य के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा। अक्सर गलती कर देते हैं जो सी ऑप्शन के लिए कि आप छात्रों को प्रोत्साहन करने जाएंगे, क्योंकि छात्रों का तो खेलकूद हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई चर्चा ऐसी नहीं की गई है। ये चीज़ आपको समझना है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में किया जाता है, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में किया जाता है, एवं भी दोनों में या उनमें से किसी में नहीं किया जाता। तो जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, किस में आयोजित किया जाता है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में भी किया जाता है और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में भी किया जाता है। अर्थात ए व बी दोनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाकी जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 पे मैसेज करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। CDP के जो टॉपर नोट्स है आपको 149 पे मिल रही है। और अभी हाल ही में आपको पेडागोजी का, जिसमें 1000 MCQs का हमने नोट्स बनाया है। जी हाँ, जो समस्त पेडागोजी, पूरे समस्त सब्जेक्ट के पेडागोजी का निचोड़ रहेगा, जो 99 में हम यहाँ पे आपका ये नोट्स आपको प्राप्त होने वाली है। तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है, सारा डिटेल वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इनमें से संज्ञानात्मक विकास का कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। क्रियात्मक प्रतिनिधान,
प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। अब देखिएगा, एक तो हमें ये पहचानना प्रतिनिधान 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 इसमें नहीं दिया गया है, इसमें गतिकाल दिया गया है, तो ये आ जाएगा जीन पियाजे जी का। ठीक है, तो ब्रूनर में क्या होगा, गति प्रतिनिधान दिया रहेगा। क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, ये तीनों क्या है, तीनों अवस्थाएं ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास की। लेकिन इंद्रिय गतिकाल इसमें हो जाता है, फिर आपका जीन पियाजे जी में आ जाता है। अगला प्रश्न जो पिछली बार आपके ही पेपर में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कि विशिष्ट संकेतों तो स्थितियों व वस्तुओं के डर और परिहार से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: विशिष्ट भय, पृथक्करण चिंता, रूपांतरण विकार, सामान्यीकरण चिंता विकार। तो विशिष्ट संकेतों, स्थितियों या वस्तुओं के डर और परिहार को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? विशिष्ट भय से, क्योंकि विशिष्ट संकेत दिया गया है और स्थितियाँ, वस्तुओं के डर और परिहार। तो विशिष्ट संकेत मतलब विशिष्ट भय की बात हो रही है और आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया था? 44, 41, 42, 43, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा की बात हो रही है, आप सभी अध्यापक अध्यापिकाओं की, जो आप जिस प्रक्रिया के लिए आपका चयन किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया था? तो वह दोस्तों आपका 42, जी हाँ, शिक्षा के संविधान 42 संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में इसे रखा गया। यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया आप लोगों का अच्छे तरीके से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रियाओं के शुद्धिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ई.पी. पॉलाव, B.F. स्किनर, J.B. वाटसन, गेस्टाल्ट के द्वारा दी गई है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि प्रतिक्रियाओं का शुद्धिकरण की अगर बात हो रही है, इसकी अवधारणा की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं B.F. स्किनर का नाम आता है। ठीक है, पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से उठा के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्धि। जी हाँ, बुद्धि से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, आपको पता ही होगा, 1 नंबर 2 नंबर तो पक्का है यहाँ से। तो बुद्धिलब्ध आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया है? स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने ने या स्पीयरमैन ने किया है? तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्धिलब्ध आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया है? प्रोफेसर बिने या टर्मन? सभी लोग बताइए। तो हम टर्मन की बात करें, किसकी बात हो रही है? टर्मन की बात हो रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो इनमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं? यानी किशोरावस्था का लक्षण क्या होता है? तीव्र शारीरिक विकास होता है, विपरीत लिंग में अधिक रुचि होती है और अधिक संवेदनशील प्रकृति भी होती है, लेकिन स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय ये आपका नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से कौन सी अवस्था नहीं होती? प्राक रूढ़गत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िग या पश्च रूढ़िगत? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक किसकी है? जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है, जिसे हम 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था जानते हैं। बाकी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्राक रूढ़िगत है और पश्च रूढ़िगत, ये तीनों हमारे कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात होती। अगला प्रश्न ये भी आपके पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या पूछा गया था ये जानते समझते हैं और आपका भी फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने उद्गत किया है कि उपचार एक किशोर का दुराचार है जिसे कानून के तहत निपटा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, उपचार जो है एक किशोर का दुराचार है जिसे कानून के तहत निपटा जा सकता है। किसने उद्गत किया है? तो ये आपके फ्रेंड लैंडले ने उद्गत किया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, प्रच्छादिगम किसके विकास में सहायक होता है? कल्पना के विकास में, सृजनात्मकता के, संज्ञानात्मक कौशल के या स्मृति के होता है? तो प्रच्छादिगम किसके विकास में सहायक होता है? संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? साहचर, प्रतिगमन, प्रतिकरण या उदात्तीकरण की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली की बात जब भी की जाती है तो प्रतिगमन की बात होती है, प्रतिकरण की बात होती है, उदात्तीकरण की बात होती है। ये तीनों आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती हैं, लेकिन साहचर आपका प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती है। तो अब प्रश्न उठता कि साहचर कौन सी प्रणाली है? ये आपको कमेंट करके बताना कि साहचर
कौन सी प्रणाली? तो सभी लोग कमेंट फीडबैक करके बताइएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, अपने माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन के पॉइंट को नोट करते जाइएगा कि इनमें से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। फ्रॉयड, लेजा, वाटसन या कार्ल जंग की बात आती है। तो किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, यानी समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रॉयड ने किया है, आपके लेजा ने किया है, कार्ल जंग ने किया है, लेकिन आपके वाटसन ने नहीं किया है। वाटसन ने किसका किया है? व्यवहारवाद का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य से प्रश्न आएगा एक। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है तो कहीं ना कहीं परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी करता है, समुदाय पर भी। जहाँ जहाँ बालक जाएगा वहाँ वहाँ उसका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करेगा, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन इधर राइट आंसर। देखिए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके लिए हर संभावनाओं से प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बच्चे को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, सब कुछ पूछा जा सकता है, A to Z। अगला प्रश्न है कि कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्वजागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन या सामाजिक कौशल। देखिए, इनमें से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित जो संवेगात्मक बुद्धि के आयाम हैं उसमें आपका स्वजागरूकता आता है, स्व प्रबंधन आता है, सामाजिक कौशल आता है, लेकिन स्व सामर्थ्य नहीं आता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा स्व सामर्थ्य इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। अगला, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। जो व्यावसायिक निर्देशन होता है, आप समझिएगा, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो व्यावसायिक निर्देशन शब्द आएगा, ये टॉपिक आएगा, तो किस पर बल देना चाहिए? नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी को उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। अब देखिए, आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्यों चुनना चाहते हैं, शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? बेसिकली हम नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन पेडागॉजी में आपको ये नहीं करना है। पेडागॉजी में क्या करना है? शिक्षा से संबंधित बात करना है, शिक्षा में सुधार लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये चीज़ें आपको बताइएगा, ठीक है। पैसे वाला लेन देन मतलब पेडागॉजी में नेगेटिव शब्द, याद रखिएगा। तो व्यावसायिक निर्देशन में किस पर बल देना चाहिए? सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने। शब्दों को देखिए, पेडागॉजी में समझिए। जिसने पेडागॉजी के शब्दों को समझ लिया वो एब्बल आ गया, जिसने पेडागॉजी को समझ लिया वो पेपर अपने आप क्वालिफाइड कर पाएगा। लिंगोफोन का उदाहरण है श्रव्य, दृश्य शब्द, श्रव्य या क्रिया सामग्री। देखिए, श्रव्य सामग्री, दृश्य शब्द, दृश्य, तीन ऐसे टॉपिक है जो एक नंबर रखा हुआ है। तीनों में से कोई एक कहानी, कथन, कुछ भी जोड़ के पूछ लिया जाएगा। तो लिंगोफोन का उदाहरण हो जाता है श्रव्य। लिंगोफोन को केवल सुनाई देता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को समझने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है? 58, 46, 12, 23। सभी लोग बताइएगा। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है वह कहलाती है 46। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक हित का ख्याल रखा गया है, वह आपका अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न आईसीटी से है। कई बार हम लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आईसीटी से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आईसीटी से प्रश्न पूछा जाता है। एक नंबर ये समझ लीजिए टॉपिक से। तो आईसीटी से अभिप्राय क्या होता है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी से अभिप्राय या आईसीटी का अर्थ या आईसीटी का फुल फॉर्म जो होता है वह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। एग्जाम में ये मेमोरी को आपको ओपन कर लेना है ताकि सारे क्वेश्चन के आंसर सही हो सके। साथियों, अगला प्रश्न है जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन कौन सा कहलाता है? मानसिक अवस्था, व्यवहार का, चेतना का या मन का? काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, रिपीट हुआ है प्रश्न, वर्ग 2 में भी आ चुका है कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है, क्योंकि वाटसन का संबंध किससे है? व्यवहारवाद अर्थात व्यवहार शब्द से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? बर्लिन, बोल्टन, फ्रैंकफर्ट या लिपजिंग पर? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित जहाँ पर की गई है वह आपका लिपजिंग विद्यालय कहलाता है। और लिपजिंग कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किस देश पर स्थित है, ठीक है।
अगला है शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से या उपरोक्त सभी से होता है। तो आप भली भांति जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जब भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जानते हैं अधिगमकर्ता से भी होता है, अधिगम परिस्थितियाँ से भी होती हैं और अधिगम प्रक्रिया से भी होता है। अर्थात इन सभी तीनों ऑप्शनों से शिक्षा मनोविज्ञान आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, किससे होती है? रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, नवीन अनुभव अर्थ खोजने से या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे पूछ लिए आपसे कि सर ये बताइए नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होगी, तो आप बच्चों को क्या बताएंगे? आप बच्चों को बताएंगे कि नवीन अनुभव और अर्थ खोजने से होती है। जब कोई आप अनुभव प्राप्त करेंगे, कोई अर्थ खोजेंगे तो वह नवीन ज्ञान होता है, नई चीज़ होती है, नया ज्ञान होता है। पुनर्वलन का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? ईपी पालाव, स्किनर, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक। ऐसे चारों मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। इनसे 2 प्रश्न रखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे जी भी जोड़ लीजिए तो 3-4 प्रश्न हो जाएंगे फिर। तो पुनर्वलन का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो BF स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो सभी लोग जानते होंगे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। यह भी आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप जानते ही होंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण या पुनर्वलन की बात होती है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम पूछा जा रहा है। परिणाम मतलब गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा गया है और बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दीवा स्वप्न गिजू भाई हैं, बड़े भाई साहब प्रेमचंद है, एक स्कूल का बयान मांटेसरी, ये तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। किसका किसका संबंध आपका नहीं? देखिए, दीवा स्वप्न गिजू भाई को बोला गया है, बड़े भाई साहब प्रेमचंद को बोला गया है, तोता रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन एक स्कूल का बयान जो मांटेसरी है यह सही जोड़ा नहीं दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़िएगा, चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। जोड़े वाले अधिकतर पूछे जाते हैं, हाँ नहीं, निगेटिव पूछा जाता है, तो इन सभी पर आपको फोकस करना है। अगला, दिव्यांगजन विद्यार्थी जो धोखा नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, दिव्यांगजन जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं जो देख नहीं सकते, यानी आँखों से जो दिव्यांग होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है? ब्रेल लिपि में लिखी पठन सामग्री, ICT ऑडियो मटेरियल जो होता है, 3D मॉडल या उपयोग सभी। देखिए, जो दिव्यांगजन विद्यार्थी हो जो देख नहीं सकते, उन बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए सामग्री होती है, ब्रेल लिपि में लिखी पाठन सामग्री भी होती है, ICT ऑडियो मटेरियल भी होता है और 3D मॉडल भी होता है। अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो ICT का प्रयोग किस में होता है ये आप समझ गए। अब किस में होता है? दिव्यांग बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए। तो ICT टेक्नोलॉजी का आपने ये भी जान लिया किस में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दिखेगा, किस संशोधन से भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित भाग IX जोड़ा? 54, 82, 67, 73। सभी लोग बताइएगा। जिस संशोधन में से भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित IX जोड़ा गया वह संविधान कौन सा है? 54 है, 82 है, 67 है या 73 है? ये सभी आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 30 में से आज बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहा है। कुछ इजली है, कुछ टफ क्वेश्चन भी थे, तो कह सकते हैं लेवल का प्रश्न था, लेवल के है। और आगे जितना प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे उतनी लेवल हार्ड होते जाएंगे, ठीक है। कठिन प्रश्न हम लाते जाएंगे, क्रिएटिविटी का आएंगे, कुछ अपने से भी प्रश्न यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप सभी लोगों को डेली 7 to 7:30 PM में आपकी CDP बाल विकास प्रैक्टिस सेट होता है। बाकी और भी आपके 11:30 AM में आपका वहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है। तो सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया पात्रता परीक्षा का एक, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कहीं आपको ज़रूरत भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रिपरेशन में लग जाइए। नोट्स मंगा लीजिए, टॉपर नोट्स हमारी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी हिंदी की टॉपर नोट्स, संस्कृत की टॉपर नोट्स, बाल विकास की टॉपर नोट्स, समस्त पेडागोजी के 1000 MCQs क्वेश्चन की टॉपर नोट्स सभी आपको उपलब्ध है। बस आपको क्या करना है, घर बैठे क्लास अटेंड करना है, नोट्स पढ़ना है और कुछ लिखते भी जाना है। बस एग्ज़ाम को फतेह करके आना है, अपने सपने को साकार करना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, उन सभी को जवाब देना है जो आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो इस बार आपको बढ़िया समय मिला है, उस समय को गवाइए नहीं, उस समय को पॉसिबल में बदलिए, सक्सेस में बदलिए, सफलता में बदलिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।